यूं ही नहीं मिलता मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए तो किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। और अपनी अपनी परिस्थितियों और किस्मत से लड़कर जूझ कर कामयाबी के ये नन्हे परिंदे आज हमारे बीच मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं अमृता चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नई सोच, नए सपने और जिंदगी में कुछ नया कर गुजरने की जिजीविशा, यही जुनून तो हमें औरों से अलग बनाता है। पूरे भारत में नवोन्मेष, विद्वता, समाज सेवा, कला, संस्कृति, खेल और वीरता की श्रेणियों में अपनी योग्यता का साहस और लोहा मनवाने वाले बालवीर आज राज्यसभा टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को 25 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 से नवाजा। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे इन बच्चों के मासूम लेकिन बड़े सपनों के बारे में, इनके साहसिक और अदम्य सफर के बारे में, और करेंगे इन बच्चों से इनकी बात। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नवोन्मेष यानी कि इनोवेशन पर काफ़ी ज़्यादा जोर है। नई सोच को, नए विचार को वो बहुत प्राथमिकता देते हैं। तो हमारे पास स्टूडियो में ये जो बच्चे हैं, इसमें नवोन्मेषण यानी कि इनोवेशन, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बाद खेल के क्षेत्र में, कला संस्कृति के क्षेत्र में, बहादुरी के क्षेत्र में, यहाँ तक कि समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए बहादुर बच्चे बैठे हुए हैं। और आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इनोवेशन से। मोहम्मद सुहेल, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो प्रोटीन कुपोषण होता है उसके निदान के लिए आपने एक विशेष तकनीक विकसित की है। अपने आप में ये बड़ी बात है। आप सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये क्या है, कैसे आपने इसको विकसित किया? मैं मोहम्मद सुहेल हूँ। मैं मंगलुरु कर्नाटक से हूँ। मैंने प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन पर एक नॉन इन्वेजिव, इनएक्सपेंसिव और पेपर बेस्ड टूल डिस्कवर किया है। So the current techniques in protein energy malnutrition are invasive, slow and expensive. And I, along with my partner Swastik Padma, developed a counter, out of the box innovative solution that includes saliva as a non-invasive biomarker in a paper strip to detect protein energy malnutrition pre-symptomatically, that is up to 6 months before. The project started out of unexpectedly. It took 1.5 years of research to come down to a conclusion. It has a great story. The research has a great story. बिल्कुल, ये स्टोरी जो है, इसको करने के पीछे क्या सोच थी, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? जो ये प्रेरणा थी, मैं और मेरा फ्रेंड जो स्वस्तिक पद्मा है, स्टैनफोर्ड के जो प्रोफेसर है मनु प्रकाश, जो पेपर से एक माइक्रोस्कोप बना के विश्व में प्रख्यात हुए थे, उनका हम टेड टॉक देख रहे थे। तो वीडियो के बाद उन्होंने कहा कि जो फ्यूचर ऑफ डायग्नोसिस है उसमें इनोवेशन होगा तो नॉन इन्वेजिव और पेपर बेस्ड टूल्स में से होगा। तो वो हमारा एक पॉइंट, इंस्पिरेशन पॉइंट था। हम वो 2 पॉइंट रख के हमारा जो प्रोजेक्ट हमने किया था, तो वो हमारा इंस्पिरेशन पॉइंट था। सबसे पहले बहुत जोरदार तालियां हो जाएं सुहेल के लिए। बहुत बधाई आपको, क्योंकि एक नई सोच और उसे आकार देना अपने आप में एक बड़ी बात होती है और सुहेल ने उसे अंजाम दिया। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सुहेल, अपना माइक आप पास कर दीजिए। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम नैसर्गिक लेंका है। मैं उड़ीसा से हूँ और मुझे ये पुरस्कार इनोवेशन के लिए, मेरा इनोवेशन है कि मैंने एक बायोरेमेडिएशन मेथड निकाला है जो उड़ीसा में, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश का 98% क्रोमियम माइनिंग उड़ीसा में है और जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में ही वो केंद्रित है। तो वहाँ पे जो क्रोमियम माइनिंग के साथ साथ जब हमें इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही है तो कुछ पॉल्यूटेंट्स भी मिलना उनका स्वाभाविक है। तो वो उन पॉल्यूटेंट्स की वजह से तकरीबन 30 लाख लोगों को वहाँ पे कैंसर जैसी बीमारियाँ हैं। और जो सबसे ज़्यादा मुझे खटकी कि उन लोगों को मालूम भी नहीं है कि उनको इस प्रकार की बीमारी है और वो इस माइनिंग से जुड़े हुए होने के कारण है, क्योंकि जो मिट्टी और पानी से ये क्रोमियम मिलके उनके फूड चेन में आ जाता है और जब वो उनके शरीर में जाता है तो उनको कई प्रकार के रोग होते हैं। तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि हमारे पास, हमारी प्रकृति के पास ही हमारे सभी समस्याओं का समाधान ज़रूर है। तो इसीलिए मैंने वहाँ से ही एक उसके आसपास माइनिंग जगह से ही एक एनाबीना सिलिंड्रिका नामक एक एल्गी जो कि सियानोबैक्टीरिया मैंने आइसोलेट किया और फ्यूचर में मैंने उसके साथ कई एक्सपेरिमेंट्स किए कि कैसे वो उसको आइसोलेट करने के बाद कि कैसे वो क्रोमियम को किलेट कर रहा है, मतलब कैसे वो उसको अपने अंदर सीमित रख ले रहा है, जाने नहीं दे रहा। फिर मैंने एक पॉलीमर डेवलप किया और दोनों को एक मिलाने की भी एक विधि विकसित की कि वो कैसे एक मैट्रिक्स बने ताकि उसको यूज़ किया जा सके प्रैक्टिकली, ऐसे रिसर्च में ही ना रहे, वो लोगों तक भी पहुंच सके।
इसलिए मैंने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें कि वो पॉलीमर हो और वो एनाबीना हो, जिससे कि वो एनाबीना एक सीमा में बन जाए जी। और उसे लोग यूज़ कर सके। और मैंने खुद राइस क्रॉप में भी इसको इम्प्लीमेंट किया। मैंने खेती खुद की और इसके साथ इस पॉलीमर को डाल के देखा वहाँ पे, और मुझे मिला कि क्रोमियम स्ट्रेस रहते हुए भी ये पॉलीमर क्रोमियम को वो राइस के सीड्स में जाने नहीं दे रहा है, यानी वो फूड चेन में तो अब जाएगा नहीं, और साथ ही साथ जो हमारे धान की खेती हो रही थी उसको 57% बढ़ावा भी दे रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ज़ोरदार तालियां, क्योंकि ये एक बड़ी बात है कि आपने आपके समाज में जो घटित हो रहा था वहाँ पे लोग उससे कैसे जूझ रहे थे, उनकी परेशानियों का निदान निकालने के लिए। एक बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इतने जागरूक हैं कि देख रहे हैं कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या समस्याएं हैं और कैसे हम उसके समाधान के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। और इसकी बानगी आपके सामने है हमारे स्टूडियो में। बहुत बधाई आपको इसके लिए। बिल्कुल। और आपसे मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि आज आप प्रधानमंत्री से मिलके आ रहे हैं? Yes. नरेंद्र मोदी जी से? हाँ. कैसा लगा आपको? I felt really proud and happy that I was meeting the Prime Minister of India, and he was a very forthcoming person who told us to be along and with nature, and to be have a much more enjoyable life, and not only focus on this, which are very valuable inputs for all of us focused on very specific and fields in which we have built a niche for us. Very nice. और इसके बाद I want to know that what's your innovation? In space, there are a lot of unwanted particles. So these unwanted particles are called space debris. So once the density of space debris reaches a certain limit, the space debris starts colliding, and this phenomenon is called Kessler syndrome. So once the density of space debris increases a certain limit, it becomes too much that we won't be able to launch satellites. We won't be able to launch any more Chandrayaan, any more Mangalyaan. So such kind of developments cannot be furthered, and all our essential services which we get through satellites will be hindered. So to prevent this, we need to predict where the satellites and where the space debris will be at what points of time. So the current prediction mechanisms are not that accurate. So I devised a mathematical model using a novel concept called chaos theory to predict where space debris and satellites would be at a later point of time. And I built a program and through code, through MATLAB, with the help of MATLAB. So my inspiration was the movie Gravity. So after watching the movie Gravity, I was like, I have to somehow address this issue. So this is how I came to the problem, and this was my solution. कई बार हमें जो मोटिवेशन होता है कई चीज़ों से मिलता है, और आपको मूवी ग्रेविटी से मिला। वेरी इंस्पिरेशनल। आपके लिए सभी बजाएं तालियां। और अब आपका रुख, आपने जो नई सोच विकसित की है वो निश्चित रूप से बहुत ही काबिले तारीफ है। आप बताइए आपने उसमें क्या किया? Ma'am, my name is Yeyu Nachiket Kumar. I am from Karnataka. I am basically a researcher and innovator. So I have prepared a natural coagulant for rubber latex from a fruit named called bilimbi. So usually farmers add formic acid for the coagulation of the process of the rubber latex. But I have used the extract of bilimbi fruit and coagulated the rubber sheet and produced a better quality rubber sheet from it. So quantitative and qualitative analysis of this fruit extract showed that oxalic and acetic acid presence in it, so that the quicker and faster coagulation takes place in the rubber latex. इस प्रोजेक्ट को मैंने इंसेफ रीजनल फेयर में डाली थी. So in this I got gold medal, and after that I have selected to national INSEF fair. So in that also I have won gold medal. Very nice. It had led to take USA. This project had demonstrated in the US National Fair, which was held at Houston, Texas, USA. So in that fair I have won silver medal. Very nice. Clapping. तो ये थे इनोवेशन के एक क्षेत्र में जिन बच्चों ने उपलब्धियां हासिल की हैं, नए विचार, नई सोच, और सबसे बड़ी बात जागरूकता। देखिए, सलाम है इन बच्चों को कि जिन्होंने देखा कि इनके आसपास क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, किससे किसको क्या नुकसान है, और हम समाज को
विकास करने के लिए, देश के विकास के लिए अपना क्या योगदान दे सकते हैं, और इन बच्चों ने वो करके दिखाया। अरुणिमा, आपका जो इन्वेंशन है उसके बारे में बताइए। So basically, I come from a neighborhood in Bangalore that faces shortages of electricity and water on a regular basis. So, and moreover, the technologies used in buildings weren't sustainable. So this prompted me to team up with students from all over the world who face similar problems in their neighborhood, and we developed a prototype of a building that was seen to be significantly effective in terms of regular supplies of water and electricity generated using sustainable technologies. So we submitted this solution to a competition called the United Technologies Future of Buildings and Cities Challenge, and we were declared as the grand winner out of all the international teams that participated. So this took us on an all expenses paid trip to Florida and New York, where we interacted with professionals and engineers from United Technologies, and they gave us amazing feedback, and the feedback that they gave us prompted us to work further on this solution and make this a reality. वेरी नाइस। क्योंकि आप में से हर एक बच्चा यूनिक है, सब में कुछ ना कुछ खासियत है, और हम सब एक दूसरे से प्रेरणा ले रहे हैं, और आप सबसे प्रेरणा ले रहे हैं भारत के लाखों करोड़ों बच्चे। और अब शिक्षा के एक क्षेत्र में आज आप प्रधानमंत्री से मिले। यस मैम। कैसा लगा आपको? ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपके लिए। हाँ। मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री ने आप लोगों को एक गिफ्ट दिया है, क्या सब लोग अपना ये गिफ्ट शो कर सकते हैं? क्या दिया है? वॉच दिया है, हाथ आगे करिए। प्रधानमंत्री ने ये घड़ी दी है जिस पे लिखा हुआ है शुभ आशीर्वाद, और प्रधानमंत्री का सिग्नेचर भी है इस वॉच पे। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है देश के प्रधानमंत्री का आप लोगों के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और शिक्षा के एक क्षेत्र के लिए हम बात कर रहे थे। पढ़ना तो वैसे बच्चों को, मैक्सिमम बच्चे हैं जो उससे भागते हैं, और आजकल चूँकि गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और आप लोगों ने तो पढ़ाई में कीर्तिमान स्थापित किया है, मतलब आपको विद्वान की श्रेणी में रखा जा रहा है, विद्वता की श्रेणी में। तो कितना मुश्किल लगता है? पढ़ाई बहुत पसंद है? मेरे को बचपन से ही मुझे सब चीज़ जानने का बहुत उत्साह था जी। मुझे हर चीज़ में जानना चाहता था कि मैं क्यों होता है। फिर मैंने ये जानने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ने लगा मैं, और फिर इन किताबों पर पढ़ते फिर मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने लगा। इन एग्ज़ाम्स में फिर जब मैं एक्सेल करने लगा तो फिर मेरा इंटरेस्ट और जागृत हुआ, एंड देन आई वेंट ऑन टू रिप्रेजेंट इंडिया एट दी 13th इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। इंडिया में प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। ये जो ओलंपियाड्स होते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, इनमें प्रैक्टिकल का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो मैं इसके लिए और मेरे को प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है शिक्षा के फील्ड में। तो आप ये कहना चाहते हैं कि किताबी कीड़ा ना बन के चीज़ों को करके समझ के आम जो आपकी ज़िंदगी है रोज़मर्रा की, उस ज़िंदगी में उतार के देखिए, पढ़ाई आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, है ना? तो एक काम करते हैं, आप उन बच्चों को संदेश दीजिए, क्योंकि अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, और ये एक हवा होता है बच्चों के लिए, मानते हैं कि नहीं आप लोग? बच्चे बहुत डरते हैं, भाई एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है। तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पढ़ाई को, एग्ज़ाम को कैसे टैकल करें इससे? पहली बात तो वो डरे ना, एग्ज़ाम्स बहुत आसान होते हैं। वो मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखें, ना कि चीज़ों को रटें, मतलब याद ना रखें, और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, याद करना, रटना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आपने कहा ना कि प्रैक्टिकल पढ़ाई, जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है वो आपको ज़्यादा सिखाती है ना? आप ऐसे ही कुछ कहना चाह रहे हैं। बहुत बधाई आपको आपके इस अवार्ड के लिए और आपकी इस उपलब्धि के लिए। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई। और तेज। मेरा नाम मेघा बोस है, मैं राजस्थान से हूँ, और मुझे ये अवार्ड स्कॉलस्टिक में मिला है, और मैं एक मैथ्स और साइंस एंथुसियास्ट हूँ, और मैंने काफ़ी ओलंपियाड्स एंड एग्ज़ाम्स दिए हैं, और मुझे मेरिट सर्टिफिकेट मिला था इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में। फिर मैं 2 बार सिलेक्ट हुई थी इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप में और एशियन पैसिफिक मैथमेटिकल ओलंपियाड में। फिर मैं 100% स्कोरर थी ऑस्ट्रेलियन नेशनल केमिस्ट्री क्विज़ में। साथ साथ मैं इंडियन नेशनल ओलंपियाड इन इन्फॉर्मेटिक्स में सिलेक्ट हुई थी, और गोल्ड मेडल मिला था मुझे मैथमेटिक्स टैलेंट रिवॉर्ड प्रोग्राम में, जो
हमारे एस्टीम्ड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कंडक्ट करते हैं। वेरी नाइस। तो और साथ साथ काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स मिले इसलिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप पहले ये देखिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले आइडेंटिफाई किया था कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। मैं धीरे धीरे जब बुक्स पढ़ना स्टार्ट हुआ, मैंने मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। मैथ साइंस में मैं पढ़ने लगी। फिर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के प्रेशर में ये कर रहे हो। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो वो आपको काम नहीं लगेगा या आपका शेड्यूल का एक पार्ट नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मुझे करना ही है। आप और जो आप कह रहे हैं कि बोर्ड्स या फिर एग्ज़ाम्स जो अभी जो बच्चे देने वाले हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपने अभी तक पढ़ाई तो अच्छे से की है, अभी भी पढ़ते रहिए अच्छे से। अपना टाइम जो मैनेज करना होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। टाइम मैनेज ठीक से कीजिए, अपना पहले से प्लानिंग बनाइए, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए सेम प्लानिंग नहीं हो सकती है। आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे वीक है, कहाँ पे आपको ज़्यादा देखना है। ये सब चीज़ें हर एक जन के लिए डिफरेंट होती है। आप इंस्पिरेशन तो ले सकते हैं, आप दूसरों से जान सकते हैं कि कैसे करेंगे, लेकिन आपको बनाना खुद ही है, आपको करना खुद ही है। बहुत बढ़िया मैसेज आपका। और हर बच्चे को ये समझना ज़रूरी है कि इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आपकी रुचि जिस चीज़ में होगी आप उसमें बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। कोई क्लासिकल डांस अच्छा करता है, उसे ज़बरदस्ती हम कह रहे हैं कि नहीं डॉक्टर बनो, तो कैसे परफॉर्म करेगा? तो रुचि और इंटरेस्ट का होना बहुत देख रहे हैं यहाँ पे कितने कैटेगरीज है। अगर एक ही कैटेगरी होती तो ऐसा बिल्कुल। मेरा नाम निशान धनखड़ है। मैं दिल्ली से हूँ और मेरे को ये अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गणित के कई कंपटीशन में भाग लिया था जी। जैसे मैंने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय इंटेल का साइंस का मेले में भाग लिया था जो अमेरिका में हुआ था। उसके अलावा मैंने और भी कई गणित के कंपटीशनों में भाग लिया है, जैसे टूर्नामेंट ऑफ टाउन्स समर कॉन्फ्रेंस में मैंने भाग लिया था, रूस में हुआ था वो। वेरी गुड। और ईरानियन ज्योमेट्री ओलंपियाड में मैं स्वर्ण पदक जीता था। वेरी नाइस। और शारिगन ज्योमेट्री ओलंपियाड में भी मैंने। बहुत बढ़िया। अच्छा, जोरदार तालियां। भारत की सांस्कृतिक विरासत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में इस धरती ने एक एक से रत्न दिए हैं, और बहुत से रत्न जो भी नन्हे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उनका रुख करेंगे। कला और संस्कृति के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले बच्चे आज राज्यसभा टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, अपना परिचय दीजिए। Namaste, I'm Vinayaka. I'm from Karnataka. I'm a Hindustani classical musician and I won the award in the field of art and culture. I won the Classical Voice of India competition and also received the title Classical Voice of Karnataka in the year 2017. I'm a Kalashri State awardee and I also won the International Gold Medal in the Kshitij Competition of Arts. I received more than 400 certificates and prizes for my achievements in various fields. Very good. And I've completed 26 examinations in music from various universities like Gandharva Mahavishwavidyalaya in Pune, Trinity College in London, and from the Karnataka state government. I also play instruments like tabla, keyboard, harmonium and trumpet. I have a very humble message for all the children. That is, at a very young age, try to experiment with different fields. Try out music, dance, drama, go for debates, quizzes and months. It's really add to your personality, and by the time you reach high school, you're really sure what you want to pursue as a career and you have tried out everything. So Very nice. तो संगीत के सम्राट हमारे बीच में हैं और डेफिनेटली यू कैन सिंग, तो कुछ लाइनें। Yes. राग संग रागिनी मिल मांगल गारे रे जय जय करता रे नच नच रंग नचारे रे राग संग रागिनी
राग संग रागिनी रागिनी बहुत बढ़िया, क्या बात है। राग संग रागिनी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और एक प्यारा सा मुस्कुराता हुआ बच्चा जिसके माथे पे तिलक है। कहाँ से हो बेटा? I am Ram Manikandan and I am from Chennai, Tamil Nadu. चेन्नई, तो चेन्नई के किंग, बताइए अपनी क्या खूबी, और आपसे भी मैं गाना ज़रूर सुनूंगी, बताइए। My hobby is music and I have been learning Carnatic and Western music, and I am very passionate about music, and in Western music I have completed successfully with distinction the final grade of keyboard exam conducted by Trinity College London. And in Carnatic music I have received the CCRT scholarship from the Indian government, and I have been conferred with the title Kalai Ilamani by the government of Tamil Nadu. Very nice. And I have come first in a state level music competition conducted by Tamil Nadu government. Clappings. And can you sing for us? Yeah. Sagara Shayana Vibho Prabho Sagara Shayana Vibho Prabho Sagar 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 Shayana Vibho Prabho Sama Gana Lola Sadhu Janavana Kshir Sagar 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 Shayana Vibho Prabho Sama Gana Lola Sadhu Janavana Kshir Sagar Sagar Shayana Vibho। क्या बात है, पूरा माहौल जो है संगीत से एकदम प्रफुल्लित हो गया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मेरा नाम आर्यमन अग्रवाल है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरे को ये पुरस्कार मैजिक के लिए मिला जा रहा है। मैजिक करते हैं आप? या क्या मैजिक करते हैं? मैं स्टेज मैजिक करता हूँ मेनली, एंड बहुत सारे गरीब बच्चे लोग को भी मैंने मैजिक दिखाया है। अरे वाह, तो ये मैजिक जो है उसमें आप किस तरह का मैजिक करते हैं? क्या आप कुछ मैजिक हमें करके दिखा सकते हैं? हाँ, मैं मैजिक करके आप लोग को दिखा सकता हूँ। बहुत सुंदर। तो एक काम करते हैं, इनको हम आगे बुलाते हैं और देखते हैं ये क्या मैजिक करते हैं। आइए आइए प्लीज, बैठिए बैठिए। तो मैं आपको एक कार्ड मैजिक करके दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। तो यहाँ मेरे पास एक नॉर्मल पैक ऑफ कार्ड्स है, जैसे आप देख सकते हैं। आप मैं ऐसे करूँगा, आप मेरे को स्टॉप बोलिएगा। ओके, स्टॉप। ठीक है, आप ये कार्ड ले लीजिए। ओके, देख लीजिए और कैमरा को भी दिखा दीजिए। ठीक है, तो मैंने ये कार्ड लिया है। हाँ, कहीं भी रख दीजिए अंदर। और इसके बाद मैं ये कार्ड अंदर रख दीजिए और छुपा के रख देती हूँ। ठीक है, अंदर रख दीजिए और शफल भी कर दीजिए। ओके। लीजिए। तो मैं अभी आपको 4 कार्ड दिखाऊंगा, आप वो बोलिएगा आपका कार्ड है कि नहीं। क्या ये आपका कार्ड है? 4 कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा, आप बोलिएगा वो आपका कार्ड है। नो। ठीक है, क्या ये आपका कार्ड है? नो। नो।
क्या ये आपका कार्ड है? यस, क्या आपका कार्ड है? नो, नो। क्या ये आपका कार्ड है? नो। तो हम लोग रीचेक करते हैं 4 कार्ड में से। ये आपका कार्ड है? नो, क्या ये आपका कार्ड है? नहीं, नहीं। इन दोनों में से आपका कोई कार्ड है? नहीं, आपका कार्ड मतलब यहाँ पे नहीं है। तो आप मुट्ठी करिए, मुट्ठी करिए। आपका कौन सा कार्ड था? ऐसे मुट्ठी करिए, हाँ, साइड से, हाँ। देखिए ये आपका कार्ड है। ओ माय गॉड, रियली बिल्कुल ये वही कार्ड है और ये तो था नहीं, कैसे आ गया? मैजिक, मैजिक। आप मैजिक से मुझे गायब कर सकते हैं? उस वाली स्टेज में होता है। तो ये कार्ड मैंने लिया था, लेकिन 4 कार्ड जो इस छोटे जादूगर ने मुझे दिखाया, ये बिल्कुल उन चारों में से नहीं था, लेकिन अचानक ये मेरी मुट्ठी में आते कैसे आ गया रियली मुझे भी नहीं पता। आई एम सॉरी, लेकिन आपके लिए जोरदार तालियां। तो अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बालवीर आज राज्यसभा टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम रूबरू हो रहे हैं। और अब मैं रुक करूंगी सच में बालवीर का किरदार निभाने वाले बालवीर का, जिन्होंने सब टीवी के एक सीरियल में इस रोल को निभाया था। तो बालवीर, स्वागत है आपका और बताइए कि ये रोल आपको कैसे मिला और आपका जो करियर है वो आप फिल्मों में ही बनाना चाहते हैं? जी हाँ, तो शुरुआत से कहे तो मैं 3 साल की उम्र से कलाकार हूँ। कई सारे स्टेज शोज, शॉर्ट फिल्म्स, सीरियल्स, मूवीज़ में मैं काम कर चुका हूँ, जिसमें से मुख्य रूप से बालवीर का किरदार, जो सब टीवी पर भारत के सबसे पहले बाल सुपर हीरो का किरदार है, वाह। और हमारे स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका मैंने इंडियन टेलीविजन पर निभाई है। वेरी नाइस। इन भूमिकाओं से जो बच्चों में अच्छा प्रभाव पड़ा है, माता पिता के साथ, शिक्षक के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे देश को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे देश का एक सच्चा और अच्छा नागरिक बनना चाहिए, उस बारे में जो बच्चों को सीख मिली है, उसलिए मुझे ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और मैं आगे भी एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा फिल्म मेकर बन के समाज की सेवा करना चाहता हूँ, और वही फिल्में दिखाना चाहता हूँ जो समाज को सीख दे, जो बच्चों को सीख दे, जो आने वाली यूथ को सीख दे। बिल्कुल, सकारात्मक संदेश पहुंचाए हमारी पीढ़ी तक। जी तो हाँ। आपसे तो ये ज़रूर पूछना बनता है कि आपका फेवरेट हीरो कौन सा है, बताइए। जी, हम सबके और ख़ास करके मेरे अमिताभ बच्चन जी मेरे फेवरेट हीरो है, और साथ ही साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अजीत कुमार जी मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि मुझे उनकी स्माइल बहुत पसंद है। और अमिताभ बच्चन जी की बात करें, वैसे आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है। जी बहुत बहुत चलिए, अब एक काम करते हैं, आप कोई एक्टिंग कर सकते हैं अमिताभ की या किसी भी एक्टर की जिसे आप बेहद पसंद करते हो? जी, मैं आपको मेरी बैठे बैठे करिए, कोई बात मेरी सीरियल बालवीर का ही एक डायलॉग सुना देता हूँ। बताइए, सुनाइए। जी। भयंकर परी, तुम बालवीर को नहीं हरा सकती, क्योंकि बालवीर सच्चाई और अच्छाई की वो ढाल है जिस पे कभी जंग नहीं लगता, रंग लगता है, और वो भी सच्चाई और अच्छाई का। तुम्हारा अंत निश्चित है भयंकर परी। वाह, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बालवीर, शुभकामनाएं आपको। आने वाले समय में हम देखना चाहेंगे सिल्वर स्क्रीन पर ये चमकता हुआ सितारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो छोटे उस्ताद यानी कि तबला वादक हमारे बीच मौजूद हैं। नन्ही नन्ही उंगलियों से आप तबले की बैंड बजाते हैं? नहीं। बताइए, ये शौक आपको क्या विरासत में मिला, ये सीख, ये प्रेरणा कैसे आपको इसके प्रति लगाव हुआ? एक्चुअली जब मैं 1.5 ईयर्स का था तभी मेरी दादी जी बहुत भजन गाती थी, तो फिर मैं एल्यूमिनियम के जो डब्बे होते किचन में उन पे थाप देता था, और वो मैं रिदम पे था। तो फिर मेरी दादी ने नोटिस किया कि मेरे में ऐसा सेंस है, तो फिर मेरे पापा और मेरी मॉम को मालूम पड़ा कि हाँ, इसमें ऐसा कुछ है कि वो कुछ कर पाएगा, इंटरेस्टेड है तबला बजाने में। हाँ। तो फिर आपने उसकी शिक्षा ली? हाँ। तो आप आगे भी तबला वादक बनना चाहते हैं? हाँ, मतलब आप, बिल्कुल, हम सब ये उम्मीद करेंगे कि आप देश के प्रतिष्ठित तबला वादक बने, और ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का और अपने घर का, अपने समाज का और अपना नाम रोशन करें। बहुत तालियां आपको। थैंक यू जी, और इसके बाद
कला संस्कृति के बाद हम आएंगे समाज सेवा के लिए। बहुत बड़ी बात होती है जब आप समाज सेवा के लिए कदम बढ़ाते हैं। बड़े बड़ों में ये सीख नहीं होती, लेकिन ये छोटे बच्चे हमें सीख देते हैं कि सिर्फ स्वकेंद्रित ना होकर दूसरों की कैसे भलाई करनी है, उनकी सहायता करनी है। क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, तो ये समाज सेवा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे हैं। जी बताइए, आपकी उपलब्धि ज़रूर जानना चाहेंगे। I am Pratyaksha. I am from Karnataka. जी। I have awarded Pradhan Mantri Bal Shakti Puraskar in the category of social service. जी। I have been working towards the construction of toilet and also creating awareness against open defecation. And I just started performing street plays in rural areas. Basically, I come from a theatre background, and I went across the villages and came to know open defecation is the main problem there. And then I just opted street play as a tool to create awareness. And then after performing these street plays, I just started my own organization called Hasna Trust, which works towards the welfare of women empowerment and also to help people towards construction of toilet. And I have also donated the token of appreciation what I have received from the street plays and also my savings for Prime Minister Relief Fund. So this was my achievement. Very nice. Thank you. बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का ये सबसे अच्छा उदाहरण हमारे बीच मौजूद है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और इसके बाद एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी मुस्कुराते हुए हमारे बीच बैठी है। बेटा, क्या है आपका प्यारा सा नाम? मेरा नाम ईहा है। ईहा, बताइए, इतनी छोटी उम्र में आपने दूसरों की सेवा की, दूसरों के लिए भलाई की, क्या किया आपने? मैंने अपने 5th बर्थडे पे 1008 प्लांट लगाए थे और 6th बर्थडे पे 2500। वाह, क्या बात है। तो ये आपको कैसे लगा कि वो पैसे तो आप भी रख सकते थे, आप दूसरों को देंगे, ये सोच ही कैसे, आपको किसने कहा ये करने के लिए, ये आपने खुद सोचा? मैं टीवी पे एक बार मिस नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात सुनाई थी, तो उस मन की बात में उन्होंने कहा था कि पेड़ लगाओ, पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो, इसीलिए पॉल्यूशन कम करो। क्या बात है। प्रधानमंत्री की मन की बात से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने सुना कि पेड़ लगाओ, पॉल्यूशन घटाओ। इतनी छोटी सी बच्ची, इसने पेड़ लगाए। बहुत जोरदार तालियां। और आपसे तो प्रधानमंत्री भी बहुत आज खुश हुए होंगे जब आप उनसे मिली होंगी। तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आपको गिफ्ट में घड़ी भी दी है ना? दिखाइए अपनी घड़ी। वॉच मैंने अभी तक खोला नहीं है। अच्छा, खोला नहीं, आपने संभाल के रखा है, घर लेके जाओगी ना? पापा मम्मी ने पनाह कर दिया। ओके चलिए नेक्स्ट। जी नमस्कार, मेरा नाम आर्यमन लखोटिया है। मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आया हूँ और मैंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था टॉय जॉय करके, तो इसलिए मुझे यहाँ बाल शक्ति पुरस्कार सोशल सर्विस की कैटेगरी में दिया जा रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि सबकी खुशी जो होती है वो सिंपलेस्ट चीज़ में होती है। क्या बात है। तो बच्चे लोग के लिए तो वो तो सिर्फ खिलौने हैं। मेरे को खुद को याद है कि मैं कैसे अपना एक टॉय कार जो होता था, इलेक्ट्रिक कार, वो मैं चलाया करता था, तो मुझे इससे बहुत मज़ा आता था। तो उसी की सोच के साथ मैंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन खोला टॉय जॉय, और अब हम लोग एक सिटी से पूरे देश के 7 सिटी में हैं। और हम लोग ने अभी तक 10,000 बच्चों को बहुत सारे खिलौने, कपड़े और किताब भी दे चुके हैं। कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी सीख है कि हम जब दूसरों को खुशी देते हैं तो जो आंतरिक खुशी हमें मिलती है वो सबसे बड़ी खुशी होती है। बहुत ज़्यादा आपको प्यार, आशीर्वाद और तालियां आपके लिए। थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम उन बच्चों का रुख करेंगे जिन्होंने वीरता के क्षेत्र में बहुत सराहनीय काम किया है। छोटे हैं लेकिन वीर हैं, देखने में मासूम है लेकिन हौसले इनके बुलंद हैं। इनके आगे बड़ा से बड़ा पहाड़ नहीं टिक सकता। और आइए इनसे रूबरू होते हैं। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा टीवी के स्टूडियो में। बेटा, अपना प्यारा सा नाम बताइए और बताइए कि कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, जो साहसिक काम आपने किया है जिसके लिए आपको इतना बड़ा पुरस्कार मिला, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम अद्रिका गोयल है। मैं मध्य प्रदेश के एरिया से हूँ, मुरैना से, जो कि डाकुओं के नाम से बहुत बदनाम रहा है। तो हाँ, जो 2 अप्रैल के दिन जो सारे दंगे बंगे हुए थे, तो दंगों में
सारे जो फायरिंग वगैरह हो रही थी और लोग स्टोन पेल्टिंग, दे वर डूइंग स्टोन पेल्टिंग। तो मैं और मेरे भाई हम दोनों ने मिलकर घर पे जो भी सामान था खाने पीने का वो जल्दी से अपने हैंड बैग्स और पिट्ठू बैग में कलेक्ट किया और फिर हम रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए, क्योंकि हमारा घर रेलवे स्टेशन के आगे ही था। तो हम रेलवे स्टेशन निकल गए, वहाँ पे जो पुलिस थी उनने हमें रोका कि आप नहीं जा सकते हो, दैट्स अ डेंजर प्लेस। सो हमने उनको कन्फेस किया कि नहीं, हमें जाना है, हमें मदद करनी है पैसेंजर्स की, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रोक दी गई थी वहाँ पे और पैसेंजर्स दे वर पैनिक्ड। तो जब हम गए वहाँ पे थोड़ी दूरी पे ही हमसे जो प्रोटेस्टर्स थे वो फायरिंग कर रहे थे और जो ट्रेन थी वो उसमें जो पैसेंजर्स थे वो अपनी विंडो खोलने को ही तैयार नहीं थे, क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे। फिर हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि आप विंडो खोलिए जिससे हम आपको सामान दे सकें, कर सके। हाँ, तो हमने फिर धीरे धीरे विंडो खोली जब उनको थोड़ा सा ट्रस्ट बना, और फिर उनने हमसे सामान लिया और फिर जल्दी से विंडो बंद कर दी। और फिर जैसे उनको थोड़ा ऐसे ट्रस्ट बनने लगा तो उन्हें डोर्स खोल दिए और फिर हम अंदर गए तो कंडीशन वाज हॉरिबल। वो कोच की जो सीट्स होती हैं उसके नीचे उनने अपने छोटे छोटे बच्चों को घुसा दिया था और सूटकेसेस से कवर कर दिया था जिससे उनको कुछ हो ना। तो मैं और मेरे भाई हमने सब कुछ सामान ट्रेन में बांटा, मगर हम घर से ही लाए थे तो थोड़ा सा ही था और वो ख़त्म हो गया जल्दी। तब तक हमारे पापा वो हमें ढूंढते ढूंढते आ गए थे। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि पापा आप और सामान लाइए, तो फिर वो भी गए और जगह गोडाउन्स वगैरह में, क्योंकि मार्केट उस टाइम बंद था। तो फिर वो और सामान लाए जैसे संतरे की पेटी और अन्य सामान, और फिर हमने वो भी बांट दिया ट्रेन में। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और ताइक्वांडो की ब्लैक बेल्ट हूँ, और अभी तक मैं लगभग 20,000 बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए जागरूक कर चुकी हूँ। तो मैं एक और संदेश देना चाहती हूँ कि जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं आप लोग घबराइए मत, जो लोग उसके विक्टिम्स बने हुए हैं आप उनकी मदद करने के लिए सामने आइए। जोरदार तालियां सबसे पहले। सच्चाई तो ये है कि मैं निशब्द हो गई हूँ। इतनी छोटी बच्ची से आज आप लोग के बीच में आके मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि इतनी छोटी बच्ची, आपको डर नहीं लगा, हम जा रहे हैं दूसरे की सेवा करने के लिए। लेकिन जो सोच है आपकी वो काबिले तारीफ। आप इनके भाई हैं, आप दोनों साथ गए थे जी। माइक अब आप ले लीजिए। आपको डर नहीं लगा? क्योंकि उस समय जो स्टोन पेल्टिंग हो रही थी उसके शिकार आप भी हो सकते थे, आपको चोट लग सकती थी, लेकिन ये जो साहस है इतनी कम उम्र में, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। जी हाँ, हमें डर नहीं लगा, क्योंकि जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें कभी डरना नहीं चाहिए, और क्या बात इसलिए है। हम बिना डरे ही चले गए। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। चलिए अब हम नेक्स्ट बालवीर का रुख करेंगे। वीरता के क्षेत्र में आपकी जो उपलब्धि है वो भी बहुत सराहनीय है। ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे उस वक्त। जी नमस्कार, मैं निखिल जितुरी कर्नाटका बेलगम से। एक्चुअली ऑन 14 अप्रैल करीब 4 बजे शाम को 150 फीट डीप वेल में, जिसमें 30 to 40 फीट वाटर था, तो उसमें एक 2 साल का बच्चा गिर गया था जी। तो उस वक्त वहाँ जो एरिया था पूरे एरिया के लोग जमा हो गए थे, पर उतरने के लिए कोई तैयार नहीं था क्योंकि वहाँ कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं था कुएं के अंदर। सो देन जब मुझे पता चला कि एक वेल में एक छोटा सा बच्चा गिर गया है, तो मैंने बिना कुछ सोचे जो वेल में मोटर का पाइप था तो उसके सहारे मैंने नीचे गया। तो नीचे जाने के बाद मैंने अपने आप को वेल में ही लॉक कर दिया, क्योंकि वो बच्चा एक्चुअली फ्लोट कर रहा था वाटर में। तो बच्चा पानी पी के अनकॉन्शियस हो गया था, तो उसको मैंने अपने लैब पे लेके उधर ही प्रिकॉशंस किए पूरा। देन व्हेन उसके पेट से पूरा पानी बाहर आया तो मैंने चिल्लाया कि बकेट भेजो ऊपर से। देन आई केप्ट दैट बेबी इन द बकेट, तो उसको ऊपर लिया गया। देन दे पुल्ड मी विद द हेल्प ऑफ रोप, और वो बच्चा 5 दिन तक आईसीयू में सीरियस था, पर अब वो बच्चा सही सलामत है। बिल्कुल, यानी जीवन दान दिया आपने उस बच्चे को। बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। इन बच्चों की बातें बहुत प्रेरणादायक हैं और निश्चित रूप से इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच
बिल्कुल सलाम है आप लोगों को, सलाम। और अब खेल को लेकर भारत सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री का भी काफ़ी जोर है और खेलो इंडिया के जो चमकते सितारे हैं, बालवीर हैं, जो नन्हे सितारे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनका रुख करेंगे और खेल के क्षेत्र में जो इन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं, आने वाले समय में, इस समय भी भारत काफ़ी अच्छा कर रहा है विश्व स्तर पर, और आने वाले समय में ये हमारे देश के खिलाड़ी हैं, हीरो हैं। इनके लिए तालियां। जी बताइए। मेरा नाम ईसो है, मैं एक साइकिलिस्ट हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड से। मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ और मेरा एशियन चैम्पियनशिप में 6 गोल्ड और 2 रिकॉर्ड है, और स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट और वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 है। बहुत सुंदर, तालियां आपके लिए। और आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि आगे आपकी क्या एम्बिशन है, आप अपने इस एक क्षेत्र में और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या सपना है आपका आगे के लिए, फ्यूचर के लिए? मेरा सपना है कि हमारे जो इंडियन टीम खिलाड़ी है, सारे स्पोर्ट्स, ना ही ओनली साइकिलिंग, हम चाहते हैं कि सारे स्पोर्ट्स में हम डेवलप होके हमारा ओलंपिक में पहला पोजीशन आए, और हम चाहते हैं कि हमारा खेलो इंडिया की तरफ से हम लोग तो अभी बहुत बढ़िया करने लगे हमारा टीम इंडिया, और हम यही चाहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में और हमारा कंट्री प्राउड फील हो। और बिल्कुल, आपका कंट्री प्राउड फील कर रहा है आपके ऊपर। थैंक यू। चल जी बताइए। मैं प्रियम दातेड हूँ, मैं आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हूँ। आई एम अ इंटरनेशनल स्केटर। मेरे पास 6 इंटरनेशनल मेडल्स और काफ़ी नेशनल मेडल्स है। मैं लास्ट 4 ईयर्स से नेशनल चैम्पियन हूँ स्केटिंग में। बहुत बढ़िया, ढेर सारी तालियां आपके लिए। और ये चेहरा बहुत देर से मुस्कुरा रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ कहना चाहता है। तो खेलो इंडिया से बहुत प्रभावित है आप? जी बिल्कुल, खेलो इंडिया से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, बट मैं एक खिलाड़ी तो हूँ ही, साथ में जो मेरा मेन पैशन है वो पर्वतारोहण का है। मैं एक पर्वतारोही हूँ। क्या और 16 साल की उम्र में मैं माउंट एवरेस्ट को, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतह कर चुकी हूँ। ग्रेट, तालियां। थैंक यू जी। और उसकी चोटी पर जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, वहाँ पर मैंने भारत का तिरंगा लहराया है, साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झंडा भी फहराया है। बहुत सुंदर। अभी उसके बाद मैं माउंट किलीमंजारो, जो कि साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर भी मैं ये दोनों काम कर चुकी हूँ। भारत का तिरंगा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झंडा भी लहरा चुकी हूँ। और माउंट एल्ब्रुस, जो कि यूरोप की सबसे ऊँची चोटी है, उसको भी मैं फतह कर चुकी हूँ। और जो मेरा नेक्स्ट मिशन है वो ये है कि मैं 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करना चाहती हूँ, और बेटियों को चाहती हूँ कि बेटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकल सके। खास करके हरियाणा से हूँ मैं, तो मैं चाहती हूँ कि हरियाणा की बेटियाँ बाहर निकल सके घर से, और उन्हें वो अपनी ज़िंदगी जी सके, उन्हें पता लगे कि हाँ, उनमें भी वो काबिलियत है, वो कमज़ोर ना समझे अपने आप को। क्या बात है, बहुत अच्छा मैसेज। और ये कहीं ना कहीं ये हौसलों की उड़ान है, आप पंख हो ना हो, ये हौसलों की उड़ान है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत बड़ा उदाहरण, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए, और जो उपलब्धियां हासिल की आपने उसके लिए सलाम है आपको। थैंक यू सो मच। और एक छोटी सी बच्ची, बेटा आपका कौन सा खेल है और आपने क्या उपलब्धि हासिल की, सबसे पहले तो ये बताइए। मेरा नाम एंजल देवकुले है, मैं महाराष्ट्र गढ़चिरोली जिले से आई हूँ जी। मैं स्क्वायर मार्शल आर्ट खेलती हूँ। अच्छा, जो कि इंडिया का ट्रेडिशनल गेम है। बिल्कुल ट्रेडिशनल गेम खेलती हैं आप। तो कैसे आपको इसमें इंटरेस्ट आया कि मुझे ये खेल खेलना है? मैम, हमारे स्कूल में समर कैंप्स होते थे, तो उसमें एक बार मैंने ज्वाइन किया था, तो तब से मेरे को मैम इंटरेस्ट आया। तो आगे भी आपका यही सपना है कि आप एक बड़ी खिलाड़ी बनेंगी, देश का नाम रोशन करेंगी? यस मैम। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और जोरदार तालियां। थैंक यू। और आप दूसरे बच्चों को, जो दूसरी छोटी बच्चियां हैं जो खेलना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? और कई बार बेटा ऐसा होता है कि बच्चे चाहते हैं, छोटी बच्चियां, कि हम कबड्डी खेलें, हरियाणा में ऐसा होता है, लेकिन पेरेंट्स मना करते हैं कि आप कुछ और करिए। गांव के पेरेंट्स हैं, या वो चाहते हैं कि बच्चे खेल में ना जाए, पढ़ाई में जाए। तो उसके लिए आप क्या संदेश देंगे, उन बच्चों को आप क्या कहेंगी? उसकी तरफ से ये मैसेज है जो कि मैं बोल रही हूँ, वो ये है कि
बेटियां अगर घर से एक बार बाहर निकलती हैं तो उन्हें ज़रूर निकलने दीजिए। और क्या वो बेटी हो क्या वो बेटा हो, कोई भी बच्चा हो, उसे एक छोटे से फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। अगर वो सपोर्ट उसे मिल जाती है, खास करके अपनी माँ की सपोर्ट अगर उसे मिल जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पर भी पीछे रह सकता है। बिल्कुल, वो हर ऊंचाइयों को छू सकता है। गीता बबीता आपके राज्य से हैं? एग्जैक्टली, गीता बबीता, साक्षी मलिक, बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं बेटियों के, जिन्होंने वो कर दिखाया जो शायद बेटे भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, उसके लिए आपकी फैमिली का सपोर्ट और आपकी खुद की अपनी इच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लगन होना बहुत ज़रूरी है। जोरदार तालियां इस छोटी सी बच्ची के लिए। और अपने गले में एक चमकता मेडल लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एक और बालवीर हैं। जी बताइए आपकी उपलब्धि खेल के क्षेत्र में। मेरा नाम अनीश भनवाला है। मैं एक पिस्टल शूटर हूँ। तो आई एम मेंबर ऑफ इंडियन शूटिंग टीम फ्रॉम लास्ट 2 years। अब मैंने शूटिंग अब मुझे 5 साल हो गए शूटिंग स्टार्ट किए हुए जी। तो मैं धीरे धीरे शूटिंग में स्टेप बाय स्टेप ऊपर आया। पहले स्टेट लेवल का सोचा कि मैं पार्टिसिपेट करूँगा, उसके बाद नेशनल लेवल पे आया, नेशनल में मेडल्स लिए। उसके बाद 2017 में मैं अपना नेशनल कैंप के लिए सेलेक्ट हुआ। 2017 में जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं गया, तो वहाँ पे मैं अपना 15 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया। उसके बाद अपना कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप हुई जब मैं सीनियर टीम में आया, तो सीनियर टीम में आके मैंने वहाँ पे सिल्वर लिया। और जो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसके अंदर मैंने उस सिल्वर को गोल्ड में बदल दिया। और क्या बात है। उस कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अब मैं देश का सबसे यंगेस्ट इंडियन हूँ जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लिया 15 साल की उम्र में। बहुत सुंदर, बहुत ज़ोरदार तालियां। और ये जो प्रतिभा है आप लोगों के अंदर, जिसे आप लोग ने निखारा है, आगे बढ़ाया है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और अलग अलग क्षेत्रों के ये चमकते हुए सितारे जिनकी अलग अलग उपलब्धियां हैं, आपको पता है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, पूरा देश आपको देख रहा है और देश के लाखों करोड़ों बच्चे आपसे कितनी प्रेरणा ले रहे हैं। आप लोग को इस बात पे काफ़ी गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे आपसे कहीं ना कहीं सीखेंगे। जैसा कि आपने कहा, कोई लड़की अगर घर से नहीं निकल पा रही है, कोई बच्चा जो कुछ करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको देख के एक प्रेरणा लेगा और आगे अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करेगा। प्रेरणादायी हैं आप उन बच्चों के लिए जो आज पूरे देश के लाखों करोड़ों बच्चे आपको देख रहे हैं। बच्चों के लिए और बच्चों के पेरेंट्स के लिए कोई अगर मैसेज है तो कौन देना चाहेगा? क्योंकि बच्चों के आगे बढ़ने में पेरेंट्स का काफ़ी रोल होता है। माइक इनको पास कर दीजिए प्लीज़। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में हर बच्चे के अंदर एक बहुत ही स्पेशल हुनर है जी। और कभी कभी वो हुनर देखने को मिलता है, और जब मिलता है तो पूरा दुनिया देखते रह जाता है। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो हुनर कहीं दब के रह जाता है और दुनिया तक पहुंच नहीं पाता। तो उनके लिए एक मैसेज है कि अपना जो पैशन है हमेशा उसे फॉलो करे, ना कि कोई एक ट्रेडिशनल पाथ है कि हाँ सब लोग यही कर रहे हैं तो हमें भी यही करना है, उस तरह का ना सोचे और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ अच्छा करें, जिससे कि वो खुद भी बढ़े, उनके देश का नाम भी ऊंचा करें और हमेशा अपने पैशन को फॉलो करें। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि दूसरे को कॉपी ना करके आपका जो पैशन है उसे फॉलो करें और तभी आप उसमें सक्सेस होंगे। क्योंकि बाग के हर एक फूल की अपनी खूबसूरती होती है और उस खूबसूरती के साथ आप आगे बढ़िए, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बच्चा यूनिक होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हर अपनी जो यूनिकनेस है उसे पहचानना है और पेरेंट्स को उसी चीज़ में उनकी हेल्प करनी है, उनकी यूनिकनेस पहचानने में। और जब यूनिकनेस मिलने पर उन्हें उस चीज़ को बढ़ावा देना है, ना कि और चीज़ों पर जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। और बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, तालियां। और ये तमाम पेरेंट्स के लिए भी एक संदेश है जो अपने बच्चे को, अगर वो बनना चाहता है क्लासिकल डांसर या फिर सिंगर, और उसे ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप इंजीनियरिंग में जाइए, डॉक्टरी में जाइए, क्योंकि अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है और हर बच्चा यूनिक है। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। मैम, और जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स बढ़ावा देते हैं अपने बच्चों को कुछ करने के लिए, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो करते रहें, क्योंकि एक्सीलेंस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ कंटिन्यूअस जर्नी दैट नेवर एंड्स। बिल्कुल। और जो नहीं कर रहे हैं, छोटी सी बच्ची नन्ही सी परी हमारे साथ बैठी हुई है, उसने अभी हैंड रेस किया था। बेटा आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप बड़े होके क्या बनेंगी? मैं बड़े होके एक IPS और बैडमिंटन प्लेयर
बनना चाहती हूँ। आईपीएस ऑफिसर और बैडमिंटन प्लेयर, बहुत बढ़िया। और मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ और बच्चों से भी कि अपने बर्थडे या फिर एनिवर्सरी पे पौधा लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। इस बच्चे के मैसेज को ज़रूर सुनिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अपने बर्थडे पे और ख़ास मौके पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ताकि आपका जो पर्यावरण है, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जो हमें जीवन दे रहा है, उसकी रक्षा हो सके, क्योंकि तभी हमारी रक्षा होगी। बहुत अच्छा मैसेज है बेटा आपका। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो हम पेड़ लगाएं तो पेड़ को तोड़े ना, क्योंकि उसी से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों में, बच्चे उसमें फंस गए हैं क्योंकि वीडियो गेम्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, मोबाइल ऐप्स पे इतने गेम्स आ गए हैं कि बच्चे उसमें, उनकी जो एनर्जी है वो उसमें वेस्ट हो जाती है कहीं ना कहीं। उन बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहेगा, वो कैसे उससे अपने आप को हटाएं? जी बताइए। एक्चुअली आई एम फ्रॉम स्पोर्ट्स, पर मैं स्पोर्ट्स के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू सेंड दिस मैसेज टू द पेरेंट्स दैट आजकल के जो बच्चे हैं वो वीडियो गेम्स, आईपैड, आईफोन्स वो सब में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। तो उन्हें कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करना चाहिए, या फिर सोशल सर्विस, या फिर स्पोर्ट्स में अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए। कुछ ना कुछ उन्हें करना चाहिए, ना कि वीडियो गेम्स और मोबाइल फ़ोन्स में रह के, और पेरेंट्स को उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। एक लाइन मैं भी बोलना चाहूँगी। अगर मैं बेटियों को एक चीज़ बोलूँ तो उसके लिए एक लाइन जो मम्मी भी और मेरे मामू हैं वो भी हमेशा बोलते हैं, कैसे कह दूँ थक गई हूँ मैं, कैसे कह दूँ कि थक गई हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। वाह, क्या बात है। तो अगर हम इस लाइन को याद रखेंगे तो शायद हम ना चाहते हुए भी आगे बढ़ ही जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप किसी के लिए प्रेरणा हैं और आपको उसे कायम रखना है। मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्पोर्ट्स में डाला और अब मैं कंट्री के लिए इतने मेडल्स लेके आ रहा हूँ, तो अब गवर्नमेंट ने भी इतना अच्छा स्टेप उठाया है खेलो इंडिया स्कीम के थ्रू कि स्कूल लेवल के बच्चे जो सिर्फ अब स्कूल तक खेल के रह जाते थे, अब वो एक स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि वो अब एक पूरा नेशनल, हम पूरे स्कूल, इंडिया के जितने भी स्कूल के बच्चे हैं सब वहाँ जाके कम्पीट कर सकते हैं और अपना लेवल देख सकते हैं। और साल भर उन्हें पूरा स्पॉन्सर भी दिया जाएगा, जो वहाँ पे अच्छा करेंगे उन्हें फिर फ्यूचर ओलंपिक्स के लिए तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा अब कोई ना कोई गेम चूज़ करे जो भी उसे पसंद है, और फिर उसमें अच्छा करने की कोशिश करे। इसीलिए आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले एक रूल बनाया है कि हर स्कूल में 1 घंटा खेल के लिए डिप्यूट किया जाएगा, क्योंकि शारीरिक विकास बहुत ज़रूरी है, उसी के साथ ही मानसिक विकास होता है। इनके पास प्लीज़ माइक दे दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं। So I just like to inform the people who are hearing this that there are many science fairs out there where you can display a project. So there are several Government of India initiatives too. For example, the CBSE National Fair, regional fairs, the INSEF, and then the IRIS National Fair. So there is no place in which you cannot display your prowess or your capabilities to innovate and to do research. So the only step you have to take is to try to do it, and after you try to do it, there are several forums in which you can display your talent. बहुत बढ़िया बात कही आपने। और बिल्कुल बालवीर भी कुछ कहना चाहते हैं। जी हाँ, मैं तो यही कहना चाहूँगा, पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि बताइए। बच्चे जो होते हैं वो एक क्लियर स्लेट होते हैं, आप उस पर कुछ भी लिखे तो वो वही करेंगे। बहुत सुंदर बात है। और साथ ही साथ उनका खुद का कुछ इंटरेस्ट भी होता है। बिल्कुल, उसे पहचानना जरूरी है। जी हाँ, और साथ ही साथ जैसे कोई बच्चा रो रहा है और पेरेंट्स बिजी है, तो वो उनके हाथ में फोन पकड़ा देते हैं, उसे गेम खेलने भेज देते हैं, और वही फिर बच्चे की आदत बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और ये पेरेंट्स को सीखना होगा कि बच्चे अगर आपका समय मांगते हैं, आप फोन पकड़ा देते हैं, तो बच्चे की जो एनर्जी है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, कहीं ना कहीं उससे हटती है। अब राष्ट्रभक्ति तो हम सबके अंदर है ना, कूट कूट कर भरी है। देश के लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं। अब ये बताइए, राष्ट्रीय भक्ति को लेकर, यानी कि देश को लेकर कोई कुछ गाना गाना चाहता है कोई? जी, एक सुना, आप दोनों सुना दीजिए। आए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हाय मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी,
जब तकती सांस लड़े वो, जब तकती सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठाकर 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवाकर। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद के सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम सब आ चुके हैं और एक बार 3 बार जोर से बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और भारत माता के सच्चे प्यारे नन्हे मुन्ने सपूत हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग अपनी मिट्टी का, अपनी धरती का असली कर्ज अदा कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत सारा प्यार आपको। पूरे देश के बच्चे आपको देख रहे हैं और जैसा कि आपने कहा था कि आप लोग उन बच्चों के लिए प्रेरणा हैं। आज बहुत कुछ उन बच्चों को आपसे सीखने को मिला है। आप लोग यहाँ आए, सभी का बहुत शुक्रिया। मेरे सपनों की असली उड़ान अभी बाकी है, इन हौसलों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इसी जोश, इसी जज्बे और हौसलों की इसी उड़ान के साथ ये बच्चे तकदीर हैं नए भारत के स्वर्णिम भविष्य की। ये बच्चे गहना है देश की सांस्कृतिक विरासत का। ये बच्चे तिलक हैं देश के माथे का। और इस तिलक को सिर का ताज बनाते हुए राज्यसभा टीवी की पूरी टीम की ओर से उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और इसी के साथ आप सभी दर्शकों से भी लेते हैं विदा। नमस्कार।